तो चलिए, सबसे पहले तो थॉमस मैकॉले बहुत ज्यादा न्यूज में थे जब भी एजुकेशन की बात चल रही थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात चल रही थी, या फिर ओपिनियंस की बात चल रही थी। नेहरू जी का नाम बार बार आया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो थ्योरीज आती हैं जब भी थॉमस मैकॉले का नाम आता है। वन थ्योरी इज ओरिएंटल, दूसरी थ्योरी आएगी एंजलिसिस्ट। अब एंजल नाम से याद रखना कि व्हाइट लोगों की बात करी जा रही है, ब्रिटिशर्स की बात करी जा रही है। दूसरा वर्ड मैंने बोला ओरिएंटल, वो ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, मतलब जिस कंट्री में आप आए हो वहां के लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर से आए थे, 1834 में इंडिया पहुंच जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ये रिफॉर्म्स कंडक्ट कर रहे थे। तो किसको फेवर करा होगा इन्होंने, एंजलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ओरिएंटल? एंजलिसिस्ट, मतलब उन्हीं पे फोकस करा कि जो मॉडर्न एजुकेशन यूरोप में दी जा रही है, मेन फोकस साइंस के ऊपर किया जा रहा है, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है उसी को इंडिया में भी प्रमोट करना है। थ्योरी याद रखनी है इनसे रिलेटेड, एक डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी। डाउन फिल्ट्रेशन, एक इकोनॉमी में आप वर्ड पढ़ोगे ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है जब भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ चीजों में चेंजेस करता है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अभी पढ़ोगे आप इन वर्ड्स को, जब इनको ऊपर या नीचे करता है, इनकी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ता है, पब्लिक के ऊपर भी। मतलब बैंकिंग सिस्टम पे ही नहीं पड़ा, पूरी की पूरी जो मासेस हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ा। वैसी ही डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब नीचे को जा रहे हो आप, किसी चीज को फिल्टर आउट करते जा रहे हो। इनकी जो अप्रोच थी, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, जो एलीट सेक्शन बनाएंगे एक इंडियंस का, मतलब वो इंडियन ही होंगे बाय ब्लड, इंडियन ही होंगे बाय देयर रेस, उनके कलर के हिसाब से, पर जो उनके अंदर ओपिनियंस जनरेट करने हैं, मॉरल वैल्यूज जनरेट करनी है, वो इंग्लिश होंगी। तो ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में बोलते हैं कि हम थोड़े से मास ऑफ इंडिया को टीच करेंगे, मतलब उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, फिर वो खुद करवा देंगे बाकियों को, जो भी एजुकेशन प्रमोट करवानी थी बाकी मासेस को वो दे देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको इनसे रिलेटेड पता होने चाहिए, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले मिनट, ये एक बुक, एक गाइडलाइन है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसके अंदर एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा गया था। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था कॉलोनियल इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री का, और इसको इंट्रोड्यूस किया था या प्रमोट किया था मैकॉले के थ्रू, मतलब ताकि इंडियंस के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके। अब ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थे ये, जो आप मैकॉले का नाम सुन रहे हो, थॉमस मैकॉले, और पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था ऑन 2 फैब 1835। अच्छा, कल हमने शाम को ना एक एबेल प्राइज के बारे में बात करी थी, है ना, एबेल प्राइज जो मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। गलती से कल नहीं कर रहे थे, कल आपका वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे भी था, उसको भी याद रखना। तो रामानुजम की जो हार्डी रामानुजम करके एक थ्योरी आई थी, उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था। अगेन थ्योरी नहीं आपने करनी, पर कल ही उसके बारे में डिस्कशन करी थी, कल ही वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे भी था। सेम यहाँ पे लिखा है 2 फैब 1835। इस दिन मैकॉले ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा था कि एजुकेशन के अंदर हम क्या क्या रिफॉर्म्स करेंगे इंडिया में। 2 फैब को एक और इंपॉर्टेंट डे आता है जिसमें हम किसी चीज की कंजर्वेशन करते हैं, वेटलैंड्स, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फेब को आता है। चलो ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। बाकी जो मैकॉले का विजन था वो यही था कि एक क्लास ऑफ इंडियंस को हम पिक करेंगे और फिर वो इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करेंगे, मतलब ऊपर आगे ब्रिटिशर जो क्या प्रमोट कर रहे हैं इस टाइम पे, एजुकेशन, क्योंकि जब ये शुरू में आए थे तो इनका मेन फोकस किस पे था, ट्रेड पे, प्रॉफिट सीकर्स हुआ करते थे ये, कि बस अपना पैसा कमाओ और चलते जाओ। पर बाद में इन्होंने देखा कि इनके अगेंस्ट बड़ी सारी आउटरेजेस आ रही हैं, ट्राइबल रिवोल्ट शुरू हो चुके थे, जो इंडियन मासेस थे जो मेन लैंड में रह रहे थे, मेन लैंड आगे जब ट्राइबल के साइड में आप बातचीत करते हो, तो वहां पे ब्रिटिशर पॉलिसीज के वो अगेंस्ट जा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, एजुकेशन पे भी फोकस कर लेते हैं। और आपने एक एक्ट सुना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। टाइम बीतता गया, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और 1813 में कौन सा आया था, चार्टर एक्ट। तो जब चार्टर एक्ट आया तो पहली बार 1 लाख रुपया इंडियंस की एजुकेशन पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया जाता है। तो एक आ गया ब्रिटिश, दूसरे आगे कुछ सेक्शन ऑफ इंडियन जिनको बनाना था एलिट, मतलब उन्हीं को एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। अगर मासिस के ऊपर पैसा लगाने लगे तो 1 लाख से वो ज्यादा चली जानी थी कॉस्टिंग। और बोला कि ये जो एलिट इंडियन थे, जो बाय ब्लड इंडियंस थे, ये क्या करेंगे, बाकी के मासिस को टीच करेंगे। तो ये जो थ्योरी थी ये किसने फोकस करी, मेनली मैकॉले ने, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करा था। मतलब इंटरमीडिएटरी कौन एक्ट कर रहा है, अब इंडियन ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडियंस की जैसे इंडिया है, इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस, वो वाली थ्योरी पे इन्होंने फोकस करा है कि इनको हम अपनी बात सुनाएंगे, ये फिर अपनी बात आगे चल के सारे मासेस में सुना देगी। तो मतलब बाय ब्लड इंडियंस ही थे, पर मॉरल वैल्यूज जो थी,
जो उनका एजुकेशन लेवल था, वो सारा चीजें किससे ओरिएंटेड थी? ब्रिटिशर्स से। इंडियन इन ब्लड एंड कलर, पर इंग्लिश होंगे टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स और इंटेलेक्ट के हिसाब से। उसके अलावा मैकॉले ने एक और चीज डिसमिस करी कि वो जो ट्रेडिशनल इंडियन मेथड था, इनका मानना था कि अगर इंग्लिश सिलेबस के अंदर एक लाइब्रेरी भी एग्जिस्ट करेगी, वो भी वर्थ इट होगी अगर कंपेयर करें इंडिया का जो वास्ट लिटरेचर सिस्टम था, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा गया था, जिसमें अरेबिक भी आ जाएगी, पर्शियन भी आ जाएगी, मल्टीपल लैंग्वेजेस उसमें लिखी हुई थी। तो इन्होंने बोला कि साइंस और जो सोशल थॉट सिस्टम है वो हम अपने हिसाब से अब डेवलप करेंगे इंडियन टेम्परामेंट के अंदर। और इसके अलावा इनको ज्यादा इंटरेस्ट, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू में आती है तो इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि क्या एजुकेशन, पहले तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं था। मेन फोकस कहां पे होता था? लगान के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, कि उसको कैसे रिड्यूस करवाएं ताकि अपना ज्यादा लॉस ना हो, प्रॉफिट ज्यादा हो सके, उसी के ऊपर ये फोकस किया करते थे। पर बाद में इनको पता लगा कि एजुकेशन एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनके लिए बन सकती है। मतलब इंडियंस के अंदर ये बिलीफ पैदा करना था कि देखो हम आपको डेवलप करवाने के लिए आए हैं। बोलते नहीं थे ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि जो व्हाइट पीपल हैं वो बाकी सभी को टीच करने के लिए, उन्हें सिविलाइज बनाने के लिए आगे आए हुए हैं। फिर इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट जाती है कि यहाँ पे सबसे पहली सिविलाइजेशन जो सबसे पॉपुलर भी हुई थी वो एग्जिस्ट करती थी, तो हम ऑलरेडी सिविलाइज्ड हैं। चलो ये चीजें होती हैं, वो क्रिटिसिज्म वाली चीजें आ गई। उसके अलावा इंडिया का जो क्लासिकल लर्निंग सिस्टम मिलेगा आपको, तो उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। संस्कृत आ गया, अरेबिक आ गया, पर्शियन आ गया। इवन पर्शियन, जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, आपका मेडिवल इंडिया चल रखा है, मेडिवल इंडिया चला हुआ है, तो उस टाइम पे आपको पता है जो रूलर्स हैं आपके मुगल्स हैं, तो पर्शियन लैंग्वेज प्रोमिनेंट कर रही थी, कोर्ट्स वगैरह में पर्शियन लैंग्वेज का ही यूज करा जाता था। इसके बाद टाइम बीतता गया, अभी मैकॉले की एंट्री नहीं हुई है, चार्टर एक्ट आता है 1813 के अंदर, जिसमें 1 लाख रुपए का एलोकेशन करा गया इंडियंस की एजुकेशन के लिए। हाँ, वो तो चलो होना ही था, वो उसी सेक्शन पे। अभी देखो स्टाइपेंड्स पे भी आ रही हूँ, उसको भी सुनो। मेजर जो डिबेट यहाँ पे इमर्ज करती है वो थी ओरिएंटलिस्ट, दूसरी थी एंजेलिसिस्ट। ओरिएंटल मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल यहाँ पे एजुकेशन हुआ करती थी, उनके ऊपर फोकस किया जो नेटिव लैंग्वेज में थी। एंजेलिसिस्ट मतलब जो बाहर से आए हुए हैं उनकी एजुकेशन आ जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, और जो मॉडर्न वेस्टर्न साइंसेज है उन पे फोकस किया। अब फाइनली सारी चीजें स्कैटर्ड थी इंडिया के अंदर, तो मैकॉले ने डिसाइड करा। मैकॉले उस टाइम पे जीसीपी प्रेसिडेंट थे, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के। तो ये इंडिया में जब आते हैं, इन्होंने बोला कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है वो अपने को इंडिया में करने पड़ेंगे। ये डिबेट चल रही है, वो जो टाइम पीरियड इनके पीछे का निकला, क्योंकि ये 1834 में इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, तो इसके पीछे का जो भी टाइम पीरियड निकला वो वाली डिबेट चल रखी है, ओरिएंटल वर्सेस एंजेलिसिस्ट। इन्होंने बोला इसको सेटल डाउन करेंगे, और जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर होगी। मतलब जो मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जिसको बाद में मैकॉले मिनट के नाम से जाना जाता है, जो उसमें लिखेंगे हम चीजें, उसी पे फोकस करना है अपने को। तो अब सी बात थी, जब ये एंटर करते हैं, एक ही अप्रोच जीतनी थी यहाँ पे, एंजेलिसिस्ट। अब देखो इंडिया का जो कल्चर है उसको तो बोलते ही हो आप डाइवर्स। यहाँ पे एजुकेशन की फील्ड में भी आप देखोगे, कभी आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में सुन लेते हो, मतलब लैंग्वेजेस भी मल्टीपल हैं, 2000 प्लस बोलियां चली जाती हैं, और उसमें से भी कुछ शेड्यूल के अंदर आपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं, कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं। तो मतलब डाइवर्सिटी है इन शॉर्ट इंडिया के अंदर इस टाइम पे। तो फाइनली इन्होंने फेवर करा एंजेलिसिस्ट अप्रोच को, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, वेस्टर्न साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब मैकॉले मिनट के फीचर क्या क्या थे? मेन फोकस करा इंग्लिश के ऊपर, यूरोपियन लिटरेचर के ऊपर। अब कुछ बच्चों को ना स्टाइपेंड दिए जाते थे। स्टाइपेंड अब सभी को पता है कि अगर आप यहाँ पे आते हो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, पर डे का कुछ वेज दिया जाएगा। वैसे ही एजुकेशन को, कौन सी वाली एजुकेशन चल रही थी अभी? ओरिएंटल ट्रेडिशनल वाली फॉर्म चल रही थी यहाँ पर एजुकेशन की। तो बच्चों को ना स्टाइपेंड दिए जाते थे, ताकि बच्चों के अंदर वो इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके कि आप स्कूल आए, कॉलेज आए, एजुकेशन अपनी ग्रास्प करें। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या लिखा उसके अंदर, जो इनका मैकॉले मिनट आता है, कि जो भी ओरिएंटल टीचिंग्स ले रहे थे अभी तक के लिए, या फिर एजुकेशन में इन्वॉल्व थे, उनको कुछ स्टाइपेंड्स दिए जा रहे थे कि अगर आप एडमिशन लेते हो, वहां पे पढ़ाई करते हो, आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, लमसम अमाउंट ऑफ मनी, वो दिए जाएंगे अभी भी। पर बस उन बच्चों को जो इस डॉक्यूमेंट से पहले के थे, मतलब जो पहले एनरोल कर चुके थे, उन्हीं को स्टाइपेंड दिए जाएंगे। अगर कोई नया एडमिशन लेना चाहता है ओरिएंटल स्टडीज के अंदर, तो अब आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, मतलब वो पैसा नहीं दिया जाएगा। तो मतलब डिस्करेज करना एक तरह से, कि आप आइए इस वाली एंजेलिसिस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन को रिसीव करिए रादर देन ओरिएंटल। अब वो स्टाइपेंड नहीं मिलेंगे, तो उस टाइम पे पॉवर्टी भी चल रही है, कुछ एरिया ऑफ सेक्शन में आप देखेंगे तो पॉवर्टी चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ने यहाँ से एब्सटेन करना शुरू भी किया, जो ओरिएंटल स्टडीज थी। इसके अलावा
प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट थी। आज के टाइम पे तो इजीली प्रिंट हो जाती हैं चीजें, उस टाइम पे अभी टफ है। गोवा से शुरू होगी प्रिंटिंग, जो प्रेस आप सुनते हो। तो यहाँ पे बोला कि जो ओरिएंटल वर्क्स होंगे, कोई भी प्रिंटिंग इसकी नहीं करी जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करने वाली कि इसकी फर्दर प्रिंटिंग करी जाए। इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इंग्लिश एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। देन बिलीफ एक डेवलप हो गया कि जो मॉडर्न नॉलेज था उसके ऊपर अब ज्यादा फोकस करना था। लॉर्ड मैकॉले मिनट, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव अब आपको क्लियर हो गए पूरी स्टोरी सुन के, कि मेनली वो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको इनकलकेट करना जो इंडियन पॉपुलेशन थी, वो भी मासेस में नहीं, एक इंटरमीडिएटरी एक सेट ऑफ ग्रुप में वो एलिट बन जाएंगे, फिर उसके बाद वो मासेस को करेंगे। अब देखो उसमें भी साइकोलॉजिकली उन्होंने खेला था। ब्रिटिशर ने क्या बोला कि हम थोड़े से ही सेक्शन को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, ये फिर सारे मासेस में करेंगे। अब इसमें भी बहुत अच्छे से पिक करा उन्होंने, देखा कि इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लासेस बन रखी हैं। क्लासेस जब भी बोली जाती हैं पैसे के बेसिस पे होती हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास आपकी आ जाती है, तो पैसे के बेसिस पे बन रखी है। उससे भी डेंजरस था कास्ट सिस्टम। अब ये जो एलिट सेक्शन उठाए ये वो वाले थे जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक हुआ करता था, तो उसमें ऑलरेडी लेयरिंग बन रखी है कि नीचे वालों को नहीं पढ़ने देना है, सो कॉल्ड ऊपर वाले ही पढ़ेंगे। इन्होंने वो उठाए जो ऑलरेडी ऊपर वाले थे, मतलब जो ऑलरेडी हाई क्लास थी। लगता है आपको कि यहाँ पे इन्होंने लोअर क्लासेस को पढ़ाना था? ऑब्वियसली नहीं पढ़ाना था, तो इन्होंने साइकोलॉजिकल गेम भी खेली थी। अब वो 1 लाख रुपए, अब बोलने को तो ठीक ठाक है उस टाइम के हिसाब से, वो भी किस सेक्शन में ज्यादा एलोकेट करा गया? जो ये एलिट वाला था, जो इन्होंने बोला था कि इंटरमीडिएटरी एक्ट करेंगे और फिर फर्दर मासेस को टीच करेंगे, इन्हीं के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करा था। इनमें से भी अब देखो जो वेस्टर्न थॉट्स थी, ज्यादा जो वेस्टर्न थॉट्स थी वो उस टाइम पे कैसी चल रही हैं, लिबरल भी चल रही है पर कॉलोनियल माइंडसेट के साथ भी चल रही है कि हम ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, बाकी सारे हमसे क्या है, इंफीरियर हैं। दोनों अप्रोचेस चल रखी हैं। एक तरफ लिबरल, जहां पे बोल रहे हो कि हम बड़े ओपन माइंडेड हैं, जितने भी आप थॉट्स लेके आओगे अगर हमें वो यूजफुल लगता है हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। पर एक माइंडसेट और था कि हमें ये लीडर की तरह देखे, हमें ये डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर देखे। तो दोनों ही थॉट्स एक टाइम पे चल रही हैं, लिबरल भी चल रही है, कॉलोनियल भी चल रही है। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट भी करा और बाद में सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े चेंजेस भी लाए। बड़ी सारी पर्सनालिटीज आपने मॉडर्न इंडिया में सुनी भी होंगी। तो अब वो सेक्शन था जिन्होंने एक्चुअल में चेंज लाना शुरू करा। सती प्रथा थी, या चाइल्ड मैरिजेस थी, या फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता था। जो मॉडर्न टेम्परामेंट था या वेस्टर्न टेम्परामेंट था उसमें ये चीजें गलत थी, ऑब्वियस सी बात है, पर इंडिया के वो कल्चर के साथ एसोसिएट करके रखी हुई थी जो कि गलत भी थी। इस सेक्शन में से एक तो आगे वो जो ब्रिटिशर की पूरी बातचीत सुना करते थे। इवन जब 1947 में भी हम इंडिपेंडेंट होंगे तो पार्ट ए बी सी डी आपने स्टेट्स पढ़ी थी, वहां पे ए और बी, ए में तो वो सारे थे जो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं कि मक्खन लगाए चलो ब्रिटिशर्स को और पैसा उनसे लेते चलो, पूरे के पूरे पपेट्स की तरह एक्ट करते थे जो पार्ट ए स्टेट्स में थे। पार्ट बी में थोड़े से ऐसे थे कि चलो राजा सा बिठाया हुआ था गद्दी के ऊपर पर ब्रिटिशर्स की गाइडलाइन पे चलते थे। सी में वो स्टेट्स थी जो ब्रिटिशर्स के लिए चीफ कमिश्नर्स की तरह एक्ट किया करती थी, मतलब बिजनेस वगैरह ठीक ठाक चल रहा है, वहां से ट्रेड ठीक ठाक चल रहा है। एंड डी में एक ही यूटी थी, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार वाली। तो मतलब वो जो थोड़ा सा सेक्शन था जिन्होंने देखा कि हाँ जी साइंटिफिक टेम्परामेंट भी इंडिया के लिए जरूरी है, उन्होंने एक्चुअल में सोसाइटी में चेंजेस भी करे। पर जो ब्रिटिशर्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था, अब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर भी सारे इसी माइंडसेट से आए थे, मेजॉरिटी इसी माइंडसेट से आए थे। कुछ प्रोफेसर्स हुआ करते थे उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी जा रहे थे, उनको वापस ब्रिटिश भेज दिया कि आप जाओ, आपका काम नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक जो थॉट था, कॉलोनियल माइंडसेट था, वो अभी भी परसिस्ट कर रहा था उन सभी के माइंड में। तो ये चीजें भी थी, मतलब अच्छा दिखाया भी जा रहा था, कुछ अच्छा कर भी रहे थे, जो कर रहे थे ब्रिटिशर थे उनको वापस भी भेजा जा रहा था। ये सारी चीजें चल रही हैं 1830s का जो टाइम पीरियड है। तो नंबर 1 क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आया? वेस्टर्न एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट करना, प्रायोरिटाइज करना, और जो क्लोजर ओरिएंटल कॉलेजेस थे आपके उनका क्लोजर कर दो, उनको बंद ही कर दो, क्योंकि प्रिंटिंग ही रुक गई है, तो मतलब आप उस एजुकेशन सिस्टम को रोक रहे हो। इसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, आई थिंक ये आपको अब समझ आ गई, कुछ नहीं था, वो इंटरमीडिएटरीज आगे चल के मासेस को पढ़ाएंगे, दैट वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और कल्चरल एजिमिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कल्चरल एजिमिलेशन की जब भी बात आएगी। अच्छा इसी टाइम पे ना क्रिश्चियन मिशनरीज भी आपको दिख रहे हैं, पर वो एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे कि जो इंडियन मासेस हैं उनको कन्वर्ट करना है इनटू क्रिश्चियनिटी, तो उनका मेन फोकस ही अलग था, वो रिलीजियस ओरिएंटेड थे। वैसे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एजिमिलेशन, देखो 2 वर्ड्स आपको मिल सकते हैं सुनने को, ये इसी पेपर में नहीं, आपके सोसाइटी में भी आएगा दोबारा से। एक होता है एजिमिलेशन, एक होता है एकल्चरेशन।
इसको आप पढ़ के आओगे, एकल्चरेशन क्या चीज है ये मैं बता देती हूँ, एजिमिलेशन। इसके अलावा एक और आता है वैसे तो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, मर्ज करते हो ना, दो चीजों को, तीन चीजों को मिक्स करा, और उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस करते हो आप इंटीग्रेशन के केस में। एजिमिलेशन में आप क्या करते हैं, दो मासीज हैं, एक तरफ आपको ब्रिटिशर दिख रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन दिख रहे हैं। इंडियन में मैं वो एग्जाम्पल उठा रही हूँ यहाँ पे जो मासिस वाला था, सॉरी मासिस नहीं, जो एलिट वाला बनना था। यही बोला ना इन्होंने कि थोड़े से ग्रुप को हम एलिट बनाएंगे, बाकी वो फिर बाकी जो मासिस थे उनको एडुकेट करेंगे। एसिमिलेशन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपने अगर ध्यान दी हो कि वो इंडियन ही रहेंगे बाय ब्लड, उनकी रेस भी इंडियन ही रहेगी, कलर भी इंडियन ही रहेगा, क्योंकि जेनेटिक्स ही वैसे थे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, पर जो बाकी सारी चीजें हैं, ओपिनियन आ गए उसमें, उनकी मॉरल वैल्यूज आ गई, वो सारी कैसी होंगी, ब्रिटिशर। एसिमिलेशन का मतलब होता है आप सामने वाले को चाहते हो कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज करना शुरू करे और हमारी अडॉप्ट करना शुरू करे। वैसे एक टर्म होती है ए कल्चरेशन, ये आप अंडरस्टैंड करोगे, इसमें कल्चर्स की एक्सेप्टेंस आती है कि जितना ओरिएंटल उतना ही एंजलिसिस, थोड़ा सा डिफरेंट है। एजिमिलेशन जो यहाँ पे यूज करा गया है वो यही मीनिंग है, ब्रिटिशर ट्राई कर रहे थे कि इंडियन जो है वो हमारी वैल्यूज को अब अडॉप्ट करना शुरू करें, दैट इज एजिमिलेशन, कल्चर एजिमिलेशन। एक लॉयल क्लास इनको डेवलप करनी थी इंडियंस की, जो ब्रिटिश ओरिएंटेड रहे। उसके बाद लॉर्ड मैकॉले के बारे में अगर देखोगे तो टाइम पीरियड इनका पूरा 1800 से लेके 1859 जो इनका लाइफ स्पैन था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। और इनको आर्किटेक्ट भी बोला जाता है इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, जो ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करता था। और साथ में फेमसली इन्होंने एक लाइन दी थी कि अगर सिंगल शेल्फ भी होगी यूरोपियन बुक्स की, वो ज्यादा एडवांटेजियस है रादर देन एक बड़ा भंडार बुक्स का अगर ओरिएंटल ग्रुप्स का है। ओरिएंटल मतलब वो जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज आप देख रहे हो, चाहे से वो अरेबिक में लिखी थी या फिर पर्शियन लैंग्वेज में या हिंदी में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। इनका मेन मानना था लिबरल प्रोग्रेस के ऊपर कि हम सारे आइडियाज के लिए ओपन है। इवन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फेज आता है यूरोप में, तब भी इन्होंने क्या बोला था डिफरेंट कंट्रीज को कि अगर आपके पास आइडिया है, आप आइडिया लेके आओ, कैसे उस पर काम करना है, उस आइडिया को हमें रिप्रेजेंट करो, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो मतलब लिबरल थे, ओपन माइंडेड थे। ये वाली चीज क्योंकि अभी डिबेट चली हुई थी, मैंने शुरू में बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब डिबेट्स बस इतनी सी थी, पॉलिटिकल थी नेचर में, बार बार मैकॉले वर्ड वहां पे आ रहा था। एजुकेशन की बात चल रही है, मैकॉले वर्ड आ जा रहा है। कौन सी डिबेट थी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब जो तो सपोर्ट कर रहे थे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, कहीं 2 लैंग्वेज पे ही अड़े हुए हैं। कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप देखोगे वो बोलते हैं कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला ही चलना चाहिए, कि व्हाई शुड वी लर्न हिंदी। उनका मेन फोकस हिंदी पे है। कहीं ना कहीं हम माने या ना माने, इंग्लिश ने हमें कनेक्ट कर दिया हुआ है। आपको किसी और स्टेट में जाना है, उसको शायद लोकल लैंग्वेज आपकी ना समझ आए, हिंदी भी ना शायद समझ आए, बंगाली ना शायद समझ आए, पर इंग्लिश में सारे टूटी फूटी बात कर ही लेंगे। तो इंग्लिश ने कहीं ना कहीं वो यूनिटी मेंटेन कर दी है। तो एक तो ये वाली डिबेट चली हुई थी यहाँ पे। देन नेहरू के ऊपर बड़े ज्यादा अटैक करे जा रहे थे। इवन जब नेहरू वर्सेस वल्लभ भाई पटेल वाली डिबेट चली हुई थी वहां पे कि वल्लभ भाई पटेल जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। वैसे भी उनकी डेथ इलेक्शन से पहले ही हो चुकी थी, जब एक्चुअल में इलेक्शन वहां पे कंडक्ट होने थे। उम्र ज्यादा थी, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब ऐसे बड़ी फाइट करी हो कि नहीं मेरे को ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। उन्होंने बोला था मेरे को इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस करना है, कि ये जो पार्ट ABCD स्टेट्स बनी थी उन्होंने तो सारी कंबाइन करवाई थी, मल्टीपल ऑपरेशन करवाए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप पढ़ते हो, ऑपरेशन पोलो आपने देखा था हैदराबाद के केस में। देन आपने एक और था, वो तो बाद में हुआ है, वो इन 1947 के बाद हुआ जाके। और जूनागढ़ का क्या हुआ था, क्या करवाया था वहां पे, वहां रेफरेंडम करवाया था, लोगों से पूछा था आपने कहाँ पे रहना है। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने खुद ही एब्सटेन कर लिया था वहां से। अब गांधी जी की अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने लिखा था कि जो नेहरू हैं वो ग्लोबलाइज्ड जो आइडिया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो मैं फेवर करूंगा कि यही आने वाले टाइम में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो मतलब ये नहीं था कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था। इनको बोला कि आपकी जो अप्रोच थी वो कौन सी थी, एंजलिसिस थी, और जो इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन थी वो इस अप्रोच के जरिए पहले ही दबा दी गई थी। मैंने आपको अगर ध्यान दिया आपने, मैंने बोला कि ब्रिटिशर थे, देन एक एलीट मास था, फिर उसके अंडर मासेस आने थे। तो इस एलीट मास में भी एक तरह की वो आइडियोलॉजी बन चुकी थी कि नहीं मासेस को हमने ट्रेन नहीं करना है। पर वहीं पे फिर आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हो तो नेहरूवियन पॉलिसीज भी पढ़ते हो। ऐसा नहीं था कि मासेस के ऊपर काम नहीं किया था, किया था उसके ऊपर भी। तो एक पॉलिटिकल डिबेट बनी थी, और पॉलिटिकल डिबेट जब बनती है तो आपको उन पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसी वजह से हमने इसको करंट में देखा। बार बार मैं कॉले लिख देते थे वो,
अब मैकॉले एजुकेशन जहां पे भी आएगा बार बार मैकॉले का वर्ड आएगा। आप अपने हायर एजुकेशन सिस्टम जब पढ़ते हो सोसाइटी के अंदर तो उसमें 1968 1986 का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रख लेना ईयर, एक 1968 एक इसका उल्टा कर देना 68 का 86। हायर एजुकेशन से बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए थे। राधा कृष्णन जी का नाम बिल्कुल शुरू में आप सुनोगे 1951 से 52 के टाइम पीरियड में, वो उस टाइम पे आएगा। तो मतलब बड़ी सारी चीजें थी जो चेंज हुई थी, और किस पैरामीटर के ऊपर, मैकॉले मिनट के बेसिस पे, क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन तो सेट कर दी ना कि ऐसे ही चलेगी आने वाली अप्रोच। अब आज के टाइम पे साइंस भी इंपॉर्टेंट है, पर अपना जो ट्रेडिशनल हमारा टेम्परामेंट था वो भी डिक्लाइन नहीं करना है, उसको भी आज के टाइम पे हेरिटेज प्रोवाइड करी जाती है। आपने यूनेस्को का एक प्रोग्राम भी पढ़ा था जो 1992 में फॉर्म हुआ था, हाँ, मेमोरी ऑफ वर्क प्रोग्राम, तो जिसमें हमारे जो ट्रेडिशनल लिटरेचर्स थे, वो भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, तो वो सारी चीजें कहाँ पे एडिड हैं, यूनेस्को ने उनको ऐड करा हुआ है कि ये लिटरेचर बहुत ज्यादा वास्ट है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो मतलब ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम हुआ करता था वो वेस्टर्न एजुकेशन ओरिएंटेड ही था। अब जाके ये चीजें ऐड होने लगी हैं, जब हमें इसकी वैल्यू, जब चीजें जाती है ना अपने हाथ से, तब उसकी इंपॉर्टेंस भी रियलाइज होने लगती है। जैसे टाइम एक बार निकल जाता है, बाद में रियलाइज होते हो उस टाइम पे टाइम वेस्ट करा, तो वैसे ही अब हमें पता है कि हमारा लिटरेचर इंपॉर्टेंट था। ठीक लग गया कॉन्टेक्स्ट पता क्यों इसको करंट के साथ जोड़ा था? ठीक है जी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी 1835 ईयर याद रख लेना। बाकी क्या क्या चीजें थी, तो जो अपर क्लास एलीट का स्मॉल ग्रुप था उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ लेना इसका, ब्रिटिशर का मेन यही था कि वो क्लैशेस बने रहे, वो जो इनके बीच में लेयर्स हैं वो परसिस्ट रहे। ठीक है। ट्रिकल डाउन मैंने मीनिंग आपको बता दिया, ये इकोनॉमी के साथ इसको कंपेयर करा है कि जब एक फैक्टर चेंज करा जाता है तो उसका इंपैक्ट मासेस के ऊपर होता है।